देखिए, एक बार इसको फिर से देखते हैं। दिस इज द डीएनए, और आप सबको पता है डीएनए से आरएनए, और आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है। प्रोसेस क्या है? डीएनए से आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन इज ट्रांसलेशन। उससे पहले कई सारे प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले डीएनए ओपन होगा, ठीक है। ओपन होने के बाद फिर उस पे फिर आरएनए बनने की प्रोसेस शुरू होगी, यानी कि यहाँ पर फिर प्राइमर ऐड होंगे, फिर उनके साथ न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, फिर एंजाइम आएगा, और फिर जो है वो डीएनए 5 to 3 डायरेक्शन में आरएनए बनना शुरू होगा। तो ये सारी प्रोसेस होती रहती हैं। अब हमारे पास जो सेगमेंट बन रहा है, दे हैव सेवरल जीन्स, ठीक है। दे हैव वी जीन्स एंड कांस्टेंट रीजन ऑफ जीन। जो वेरिएबल रीजन ऑफ जीन है, दे आर वेरिएबल segment, they consist of diversity segment and junction यानी कि जे सेगमेंट। तो जो वेरिएबल चेन है वो बनेगा वेरिएबल यानी वी डी जे जीन रीअरेंजमेंट से। तो वी डी जे जीन रीअरेंजमेंट एकदम से नहीं होता। सबसे पहले डीजे रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि डीजे ज्वाइनिंग होगी, कोई पर्टिकुलर डी जो है वो किसी जे के साथ जुड़ेगा। फिर वी डी जे ज्वाइनिंग होगी, यानी कि कोई वी जो है पर्टिकुलर डी के साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से वेरिएबल डीएनए वो बन गया, ठीक है। बाकी कांस्टेंट रीजन में जो जीन थे वो एज इट इज है। जीन रीअरेंजमेंट से डीएनए जो प्रोड्यूस हुआ है उसके पास कंफर्म वीडीजे मिल गया, ओके। अब ये जो वीडीजे बन गया है, ठीक है, अब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी कि आरएनए बनेगा। दिस डीएनए अब आरएनए में कन्वर्ट होगा, और आरएनए फिर मैच्योर होगा। मैच्योर में क्या होता है? कैपिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है। जो इंट्रॉन्स होते हैं उनको क्या किया जाता है? उनको एक्साइज कर दिया जाता है, और सिर्फ एक्सॉन रह जाते हैं, ठीक है। तो आरएनए स्प्लाइसिंग हुई, आरएनए स्प्लाइसिंग से सी म्यू आके वीडीजे से जुड़ गया। तो फाइनल मैसेंजर आरएनए यानी मैच्योर एमआरएनए तैयार हो गया। ये मैच्योर आरएनए क्या रख रहा है? इसके पास VH2 है, DH2 है, DH3 और JH1 है। यानी कि इस स्प्लाइसिंग से जो सी म्यू था वो JH1 से अटैच हो गया, और बाकी सारे स्प्लाइस हो गए। इधर भी बाकी सारे हट गए। तो बचा क्या? VH2, DH3, JH1 और C म्यू। तो ये mRNA आफ्टर ट्रांसलेशन IgM हैवी चेन वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन बनाएगा। तो कंप्लीट हैवी चेन जो है वो इस जीन रीअरेंजमेंट और आरएनए स्प्लाइसिंग से बनता है, ठीक है। आफ्टर जीन रीअरेंजमेंट वीडीजे ज्वाइनिंग होती है। आफ्टर आरएनए स्प्लाइसिंग कांस्टेंट रीजन जीन वो अटैच होता है, एंड देन ट्रांसलेशन दे विल फॉर्म अ प्रोटीन। ओके, क्लियर है? सर सी म्यू ही क्यों जुड़ता है, और ये और इसके जो दो है ये क्यों नहीं जुड़ते हैं? देखिए, बाकी जो जुड़ने हैं इनके लिए मेथड होता है क्लास स्विचिंग, ठीक है। जब तक क्लास स्विचिंग नहीं होगी तब तक
सबसे पहला यानी सी म्यू जुड़ेगा, और सी म्यू हो जाने के बाद फिर सी डेल्टा जुड़ेगा, ठीक है। आफ्टर क्लास स्विचिंग मतलब कि हर चीज का एक प्रोग्राम होता है, रेगुलेशन होता है, जो भी चीजें हैं जिसका भी एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि उनका पॉजिटिव रेगुलेशन किया जा रहा है। तो पॉजिटिव रेगुलेशन किसी भी लेवल पे हो सकता है, वो हार्मोन लेवल पे हो सकता है, यानी कि कोई लिगेंड है वो आके बाइंड कर रहा है, फिर वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट कर रहा है, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके उसके प्रमोटर पे बाइंड कर रहा है और उसका एक्सप्रेशन करवा रहा है ना। तो नॉर्मली जब नेव बी सेल थी यानी कि B0 थी, तो उसके पास कोई भी मतलब वो नहीं था, सिग्नल नहीं था। तो जब वो सिग्नल नहीं है तो जैसा एज इट इज है तो सबसे पहला ही वाला सबसे पहले जाएगा। जब कोई सिग्नल पहुंचा होता, ठीक है, तो हो सकता है कि स्विच जो है चेंज हो जाए, वो सी म्यू की जगह सी डेल्टा या सी गामा या सी अल्फा या कुछ भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग से ही सबसे पहले सी म्यू ही आएगा, और जब सी म्यू हो जाएगा तो उसके बाद वही बी सेल्स, क्योंकि अब तो सी म्यू हट गया, VDJ ज्वाइनिंग भी हो गई। ये जो प्लाज्मा DNA है, जैसे अभी एक चीज और है, उसको कहते हैं एलीलिक एक्सक्लूजन। अभी उसको बताएंगे, अभी यहां पर भी उसको थोड़ा सा बता देते हैं आपको। देखिए क्या होता है कि जो DNA आ रहा है ये, यानी कि ये किसी क्रोमोसोम पे है, ये जीन है ना, तो ये कोई सिंगल क्रोमोसोम नहीं होगा, दो क्रोमोसोम होंगे, एक मदर से मिला होगा और एक फादर से मिला होगा। तो अगर ये मान लीजिए ये क्रोमोसोम 1 है और दूसरा क्रोमोसोम पेयर उसका जो है 1A है, ये 1A मान लो, ये दूसरा क्रोमोसोम पेयर उसका 1B मान लो। तो अगर क्रोमोसोम A में फॉर्मेशन शुरू हो गया तो B क्या हो जाता है, ये इनहिबिट हो जाता है, मतलब कि ये सप्रेस हो जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ यही आगे चल के हमेशा एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेगा, ये आगे चल के कोई भी एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं करेगा। इसको कहते हैं एलीलिक एक्सक्लूजन, की एक एलील जो है एक बार एक्टिवेट है तो दूसरा एलील क्या हो जाएगा, वो सप्रेस हो जाएगा, यानी एक्सक्लूड कर जाएगा। तो अगर ये एक्टिवेट हो गया तो ये VDJ ज्वाइनिंग के DNA सारे तैयार कर लेगा, मतलब जर्म लाइन DNA जो है जीन रीअरेंजमेंट से प्लाज्मा सेल DNA, यानी प्लाज्मा सेल में जितने भी बी सेल्स आएंगे उन सबके पास ये VDJ जीन रहेगा। बस क्या हो सकता है कि ये सी म्यू, सी डेल्टा और सी गामा, सी अल्फा ये आफ्टर क्लास स्विचिंग से चेंज होते रहे, यानी आइसोटाइप स्विचिंग होती रहे। और वो स्विचिंग कब होगी, जब एंटीजन से ये बाइंड करेंगे, और एंटीजन से बाइंड करने के लिए इनको क्या चाहिए, म्यू चाहिए या फिर डेल्टा चाहिए, यानी बी सेल रिसेप्टर चाहिए। तो प्लाज्मा सेल DNA क्या बना लेते हैं, वो बी सेल रिसेप्टर तैयार कर लेते हैं, यानी कि IgM बना लेते हैं और IgD बना लेते हैं। बचते क्या है बाकी, फिर ये बचते हैं, और ये आगे कब बनेंगे, जब एंटीजन से रिकॉग्नाइज होंगे। जब एंटीजन आके इन रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तब ये आगे चल के इनकी स्विचिंग होगी, और ये फिर आगे चल के IgG, IgA और IgE में कन्वर्ट होंगे। इतना अब अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो ये समझिए कि ये जो जर्म लाइन DNA है ये तो स्टार्टिंग में रहे होंगे ना, यानी कि प्रोजेनेटर सेल में रहे होंगे। जब जैसे जैसे सेल मैच्योर होती गई, ठीक है, वैसे वैसे ये प्लाज्मा सेल में पहुंचते गए, यानी कि बी सेल्स का प्रोडक्शन होता गया, और बी सेल का प्रोडक्शन होने के बाद ये फिर
क्या होगा, इनका मैचुरेशन होगा। मैचुरेशन कैसे होगा, अगर ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो इनका फर्दर मैचुरेशन हो जा रहा है, या अगर एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, ये हम बता चुके हैं आपको, तो इनको निगेटिवली सेलेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि इनका एपोप्टोसिस करा दी जाती है। या फिर ये जो प्लाज्मा सेल है ये टी हेल्पर सेल्स को रिकॉग्नाइज कर ले तो भी इनका पॉजिटिव सिलेक्शन होता है, यानी कि इसको आगे भेज दिया जाता है। तो पॉजिटिव सिलेक्शन यानी कि फर्दर मैचुरेशन वो डिपेंड किस पे करता है, एंटीजन और टी हेल्पर सेल पे। और एंटीजन और टी हेल्पर सेल दोनों से जुड़ने के लिए इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए बी सेल रिसेप्टर, और बी सेल रिसेप्टर बनने के लिए क्या चाहिए, ये दोनों चाहिए। तो इतना जीन रीअरेंजमेंट और आरएनए स्प्लाइसिंग यहां तक हो चुकी होती है। इसके बाद जो डीएनए बचा है, ठीक है, ये जो डीएनए बचा है, फिर आफ्टर क्लास स्विचिंग ये कोई गामा हो सकता है बना ले, वो डिपेंड करेगा एंटीजन कैसा है। अगर एंटीजन स्पेसिफिक है गामा के लिए तो वो गामा की स्विचिंग कराएगा, अगर स्पेसिफिक है अल्फा के लिए तो अल्फा की स्विचिंग कराएगा, और अगर स्पेसिफिक है एप्सिलॉन के लिए तो एप्सिलॉन की स्विचिंग कराएगा। लेकिन वीडीजे कभी चेंज नहीं होंगे। एक बार अगर वीडीजे रीअरेंजमेंट हो गया, प्लाज्मा सेल में डीएनए ये आ गया, ओके, क्योंकि बाकी जो एलील थे वो क्या होंगे, उनका एक्सक्लूजन हो जाएगा, वो सप्रेस कर दिए जाएंगे, इनएक्टिवेट कर दिए जाएंगे, उसको एलिलिक एक्सक्लूजन कहते हैं कि एक अगर जो है वो एक्टिवेट है तो दूसरा इनएक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर है, उसको अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। अब अभी आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो हैवी चेन है ये बन कैसे रही है। तो इट इज फॉर्म बाय वीडीजे जीन रीअरेंजमेंट से वेरिएबल चेन बन रही है, एंड देन आरएनए स्प्लाइसिंग से कांस्टेंट चेन इससे ज्वाइनिंग कर रही है, और देन आफ्टर ट्रांसलेशन दे विल फॉर्म अ हैवी चेन। तो कोई भी बी सेल यहां पर ऐसे देख लेते हैं, ये बी सेल थी इस तरीके से, तो इसके पास यहां पर वेरिएबल चेन तैयार हो गई। अब इसके पास यहां पर वेरिएबल चेन तैयार है। अब ये आफ्टर ट्रांसलेशन ये कांस्टेंट चेन भी बन जाएगी और ये बना लेगा आईजीएम। ठीक है, अब यहां पर सिर्फ हैवी चेन दिखाया गया है, इसी तरीके से लाइट चेन भी हो सकती है। बस लाइट चेन में डिफरेंस क्या होगा, लाइट चेन में डी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये डी अब्सेंट होगा। तो सबसे पहले जीन रीअरेंजमेंट होगा बिटवीन किसके, जे और वी के बीच में, तो वीजे ज्वाइनिंग होगी। क्या होगी, वीजे ज्वाइनिंग। और वीजे ज्वाइनिंग के बाद यहां पर ये जीन नहीं होंगे, इनकी जगह क्या होगा, या इनकी जगह कप्पा या फिर लैम्डा होगा। तो ये कप्पा मान लीजिए J1 से जुड़ गया, तो आरएनए स्प्लाइसिंग से वीजे, इसको हटा दीजिए, वीजेसी ज्वाइनिंग हो गई, और ये बना लेगा फिर वीजे कप्पा। तो लाइट चेन बन गई और ये हैवी चेन बन गई। तो दोनों मिला के एक कंप्लीट एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब नाउ द जीन रीअरेंजमेंट फॉर हैवी चेन, सेम चीज है, वही चीज जो वहां पर दिखाई गई वही चीज यहां बताई गई है। देयर आर मैनी वेरिएबल रीजन जीन, few D gene, few J region gene, there are 9 constant region gene। 9 कैसे हुए, क्योंकि म्यू है, डेल्टा है, उसके बाद गामा के, जैसे मैंने आइसोटाइप बताया था कि 9 आइसोटाइप्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि गामा के 4 हो गए, अल्फा के 2 हो गए, बाकी एक एक है, और कप्पा और लैम्डा सबको मिला के जो है, सॉरी हैवी चेन की बात हो रही तो हैवी चेन के 9 हो गए।
ओके, इसके अलावा थ्रू डीएनए रीअरेंजमेंट एंड रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हैवी चेन इज प्रोड्यूस्ड। इसके अलावा एक एंजाइम होता है टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज, इसको टीडीटी कहते हैं, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडिल ट्रांसफरेज। ये क्या करता है, ये बेसिस को इंसर्ट करता है एट द जंक्शन जे के साथ डी और डी के साथ वी, यानी कि एडिशनल डाइवर्सिटी इज क्रिएट बाय दिस टर्मिनल डीऑक्सीटाइडिल ट्रांसफरेज टीडीटी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, वो क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो डाइवर्सिटी है उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि एंटीबॉडी डाइवर्सिटी के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है। तो एंटीबॉडी डाइवर्सिटी के लिए डीएनए रीअरेंजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, रिकॉम्बिनेशन रिस्पॉन्सिबल है, और टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि ये एंजाइम क्या करता है, बीच बीच में बेसिस को इंसर्ट करता है जे के बीच में, डी के बीच में, या फिर वी के बीच में, यानी कि वेरिएबल रीजन में जो एडिशनल डाइवर्सिटी क्रिएट करता है वो ये एंजाइम क्रिएट करता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज आया और वो पूछ रहा है कि एडिशनल की डाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हाँ है, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज भी डाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए ये लाइट चेन दिखाया गया है कि लाइट चेन के जीन कैसे प्रोड्यूस करते हैं लाइट चेन को। तो दिस इज द वेरिएबल n नंबर ऑफ वेरिएबल जीन और जे जीन। तो सबसे पहले वीजे ज्वाइनिंग होगी सेम, फिर वीजे ज्वाइनिंग के बाद आरएनए बन जाएगा, देन आरएनए की आरएनए स्प्लाइसिंग होगी जिससे कांस्टेंट रीजन ज्वाइनिंग होगी, देन आफ्टर मैच्योर आरएनए फॉर्मेशन होगा, मैच्योर आरएनए प्रोड्यूस करेगा फिर लाइट चेन को। तो ये कप्पा भी हो सकता है, यहाँ पर कप्पा दिखाया गया है, और ये लैम्डा भी हो सकता है। यहाँ पर अगर लैम्डा होता तो लैम्डा भी हो सकता है, लेकिन वन टाइम में कोई एक ही कांस्टेंट रीजन जुड़ेगा, चाहे वो कप्पा हो चाहे फिर वो लैम्डा हो। ओके, नाउ द जीन रीअरेंजमेंट फॉर लाइट चेन प्रोडक्शन सेम है कि मैनी वी रीजन जीन होंगे, फ्यू जे रीजन जीन होंगे, देर आर वन कांस्टेंट रीजन जीन है जो उसमें दिखाया गया है, और वन लैम्डा जीन हो सकते हैं। थ्रू डीएनए रीअरेंजमेंट एंड रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट कप्पा लाइट चेन इज प्रोड्यूस्ड। नाउ द एलीलिक एक्सक्लूजन। तो एलीलिक एक्सक्लूजन मीन्स कि जो आईजी डीएनए है, the cell is committed to the expression of particular V region for its heavy chain and a particular V region for its light chain. Exclude other heavy chain and light chain V region rearrangement. This process is referred to as allelic exclusion and is unique to B and T cell antigen receptor. मतलब ये है कि ये क्रोमोसोम है, ये मान लीजिए कोई एक जीन है, ये एक जीन है, ठीक है, सेम जीन है। तो ये जो जीन है इनके ये दो एलील है, मान लीजिए कि ये कैपिटल ए है और ये भी कैपिटल ए है। अगर यहां पर वेरिएबल रीजन जीन फॉर्मेशन हो गया तो ये वेरिएबल रीजन जीन फॉर्मेशन यहां पर सप्रेस हो जाएगा। इसको कहते हैं एलीलिक एक्सक्लूजन। की एक एलील अगर वी रीजन जीन फॉर्मेशन कर लेता है तो सेकंड एलीलिक पोर्शन वो क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है या एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एलीलिक एक्सक्लूजन। इससे क्या होगा कि डिफरेंट टाइप्स की जो
एंटीबॉडीज हैं, या ये कह सकते हैं कि एक बार में एक ही टाइप की एंटीबॉडी तैयार हो, ये ना हो कि कई सारी अलग अलग टाइप की सेल में अलग अलग टाइप की चीजें तैयार हो रही है। तो एलिलिक एक्सक्लूजन क्यों हो रहा है? एलिलिक एक्सक्लूजन इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल रीजन जीन, चाहे वो हैवी हो चाहे वो लाइट हो। फॉलोइंग सक्सेसफुल variable heavy gene rearrangement on chromosome, there is active suppression of further rearrangement of other variable heavy chain segment। एक बार वेरिएबल हैवी चेन जीन रीअरेंजमेंट हो गया तो बाकी सारे क्रोमोसोम में क्या हो जाता है? सप्रेशन हो जाता है, जहां पर वेरिएबल हैवी चेन जीन सेगमेंट थे। Similarly, following successful variable light chain gene rearrangement, there is active suppression of further rearrangement of other VL gene segment। एक V लाइट चेन जीन अरेंजमेंट हो गया तो बाकी के लाइट चेन जीन रीअरेंजमेंट उनमें क्या हो जाता है? सप्रेशन हो जाता है। The B cell make L chain, all of which contain V region, encoded by the same VJ joining region। Heavy chain, all of which contain V region, contained by same VDJ sequence। Each B cell will therefore express antibody on its surface, all of which have exactly the same specificity। This cell and all of its progeny are committed to express and produce antibody with these regions। ठीक है, मतलब ये है, अगर इसको समझना चाहें तो ये बी सेल है, तो एक बार ये बी सेल वी रीजन बन गए तो सब में, सभी बी सेल में यही सेम टाइप के वेरिएबल रीजन होंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें डिफरेंट वीडीजे जीन रीअरेंजमेंट हुआ होगा, इसमें डिफरेंट वीडीजे जीन रीअरेंजमेंट हुआ होगा, और इसमें डिफरेंट वीडीजे जीन रीअरेंजमेंट हुआ होगा। तो सरफेस एंटीबॉडी हैव सेम टाइप ऑफ वेरिएबल रीजन बिकॉज ऑफ एलिलिक एक्सक्लूजन। ओके, कि एलिलिक एक्सक्लूजन से सिंगल टाइप ऑफ वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन प्रोड्यूस होती हैं, जिससे कि हर एक बी सेल के पास सेम स्पेसिफिसिटी होती है एंटीजन के लिए। इसके पास भी सेम स्पेसिफिसिटी है, इसके पास भी सेम स्पेसिफिसिटी है, इसके पास भी सेम स्पेसिफिसिटी है। ओके, तो इंपॉर्टेंस क्या है एलिलिक एक्सक्लूजन का? कि हर एक बी सेल के पास, जो बी सेल रिसेप्टर हो, उसके पास सेम एंटीजन स्पेसिफिसिटी हो। इसके कारण एलिलिक एक्सक्लूजन होता है कि एक बार वीडीजे या और वीजे रीअरेंजमेंट हो जाए तो फर्दर वीडीजे और वीजे रीअरेंजमेंट रुक जाता है। नाउ द डिफरेंशियल स्प्लाइसिंग। डिफरेंशियल स्प्लाइसिंग आपने मॉलिक्यूलर में पढ़ा होगा, इसको कहते हैं अल्टरनेट स्प्लाइसिंग, अल्टरनेट आरएनए स्प्लाइसिंग। अच्छा, कोई बताएगा अल्टरनेट आरएनए स्प्लाइसिंग का क्या इंपॉर्टेंस है?
आरएनए स्प्लाइसिंग पढ़ी होगी आप सबने। आरएनए स्प्लाइसिंग नॉर्मल प्रोसेस है, जनरली होती है जब मैच्योर एमआरएनए प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, क्योंकि एक्सॉन्स को जोड़ना है और इंट्रॉन्स को एक्साइज करना है। लेकिन अल्टरनेट स्प्लाइसिंग से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये जीन है, ठीक है, इसमें सीक्वेंसेस हैं, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है और ये E4 है, और इसके बीच में बाकी सारे इंट्रॉन्स हैं, ये एक्सॉन्स है और ये इंट्रॉन्स है। तो अगर अल्टरनेट स्प्लाइसिंग ना हो, नॉर्मल स्प्लाइसिंग हो, तो इंट्रॉन्स यहां से हट जाएंगे, अगर जहां भी बीच में होंगे यहां से इंट्रॉन्स हट जाएंगे, ठीक है, और ये एमआरएनए बनेगा E1, E2, E3 और E4। ये एमआरएनए बनेगा नॉर्मली, जो आगे चल के कोई प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर स्प्लाइसिंग अल्टरनेट हो रही हो तो क्या हो सकता है, E2 के साथ E4 जुड़ जाए, ठीक है, मतलब कि ये इसका जो लोकेशन है वो चेंज हो जाए। एक बार में ये E1 E2 के साथ E4 जुड़ जाए तो ये बन जाएगा E1 E2 और E4। ये फिर एक टाइप की प्रोटीन बनेगी और ये एक्साइज हो गया। या फिर ये E1 E2 E3 के साथ जुड़ जाए तो ये बन गया E1 E2 और E3। या फिर हो जाए कि ये E1 E3 E4 बन जाए, यानी E2 एक्साइज हो जाए, E1 E3 E4। या फिर हो जाए कि ये E2 E3 E4 बन जाए। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बन सकती हैं। तो एक ही सेगमेंट से या एक ही जीन से डिफरेंट प्रोटीन्स बनाना, वो अल्टरनेट स्प्लाइसिंग का रिजल्ट होता है। यानी अल्टरनेट स्प्लाइसिंग का इंपॉर्टेंस क्या है कि एक ही जीन से डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बन सकती है। तो ऐसी ही डिफरेंशियल स्प्लाइसिंग जो है वो पाई जाती है एंटीबॉडी फॉर्मेशन में। यहां पर भी डिफरेंशियल स्प्लाइसिंग हो रही है। कैसे हो रही है? आरएनए स्प्लाइसिंग आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कि क्या हो रहा है कि म्यू जुड़ जा रहा है और बाकी सब स्प्लाइस हो जा रहे हैं, या फिर डेल्टा जुड़ जा रहा है और बाकी स्प्लाइस हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस स्प्लाइसिंग को कहेंगे डिफरेंशियल स्प्लाइसिंग या फिर अल्टरनेट स्प्लाइसिंग, की एक को रख के बाकी को क्लियर कर देना, या बाकी को कोई पर्टिकुलर को जो है रीजन को सेलेक्ट करके बाकी को स्प्लाइस आउट कर देना, और या डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन बनाना। तो अगर इसको ऐसे समझे, देखिए इसमें लिखा हुआ है द फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल इज द IgM, सबको पता है। सून आफ्टर दैट द बी सेल प्रोड्यूस IgM एंड IgD, ठीक है। आफ्टर IgM IgD फॉर्मेशन होता है, ईच हैविंग द सेम V रीजन एंड द सेम स्पेसिफिसिटी। सेम स्पेसिफिसिटी क्यों है और सेम रीजन V रीजन क्यों है? बिकॉज ऑफ एलिलिक एक्सक्लूजन। ये भी क्वेश्चन आता है कि आखिर जो एंटीजन रिसेप्टर है बी सेल पे, या जो बी सेल पे एंटीबॉडी है, उनमें डाइवर्सिटी क्यों नहीं है, उनमें सेम स्पेसिफिसिटी क्यों है या सेम वी रीजन क्यों है? बिकॉज ऑफ एलिलिक एक्सक्लूजन। कि जीन रीअरेंजमेंट एक बार हो गया तो बाकी जो VDJ थे रीअरेंजमेंट उनका रोक दिया गया, ओके, सप्रेस कर दिया गया। तो दिस इज रिजल्ट ऑफ डिफरेंशियल क्लीवेज एंड स्प्लाइसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट और डिफरेंशियल स्प्लाइसिंग से IgM और IgD का फॉर्मेशन होता है।
A particular primary transcript made with include information from the VDJ region through the C delta region। मतलब ये है कि जीन इस तरीके से है जहां पर V, D एंड J है, इसके अलावा कांस्टेंट रीजन का म्यू और डेल्टा है। तो आरएनए स्प्लाइसिंग से वी फर्स्ट टाइम में VDJ म्यू बना, सेकेंड टाइम में आरएनए स्प्लाइसिंग से VDJ और डेल्टा बना। मतलब प्रोबेबिलिटी सबसे पहला वाला पहले आएगा इसलिए ये बनता है, और सेकंड वाला सेकंड आता है तो इसलिए ये बना। तो VDJ म्यू वो फर्स्ट बी सेल रिसेप्टर है, VJ डेल्टा इट इज ए सेकंड रिसेप्टर। और ये फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? इट इज फॉर्म बाय द डिफरेंशियल स्प्लाइसिंग, यानी कि अल्टरनेट आरएनए स्प्लाइसिंग। इस फर्स्ट टाइम जो है VDJ म्यू जुड़े, उसके बाद अल्टरनेट स्प्लाइसिंग से ये म्यू क्या हो जाए, स्प्लाइस आउट हो जाए, हट जाए यहाँ पे, और डेल्टा आके इससे जुड़ जाए। तो दिस ट्रांसक्रिप्ट इज प्राइमरी यील्डेड टू 2 mRNA, one for IgM chain and other for IgD chain. In a mature B cell, both are translated and expressed on B cell surface with L chain. अच्छा, ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, फिर से इसको क्लियर करते हैं।